नमस्कार दोस्तों। आज इस चैप्टर में इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 11th का यह एनसीईआरटी हिस्ट्री का यह चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। चैप्टर का नाम हुआ बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, सब्जेक्ट हिस्ट्री, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 11th। ठीक है। तो इसके पहले जैसे आपने और चैप्टर्स को पढ़ा उस तरह से इसको भी देखिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है उसको ठीक ठीक सुनना, अच्छी तरह से सुना जाए तो हर बात याद हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्लीज़ स्टार्ट करें और अंत तक सुने, तभी आप पूरी तरह समझ पाएंगे। और मैं अब इसको आगे बढ़ाता हूँ। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति अर्बन कल्चर विकसित हो रही थी। नगर के लोग अब यह सोचने लगे थे कि वे गांवों के लोगों से अधिक सभ्य हैं, सिविलाइज्ड हैं। नगर, खासकर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, कला और विद्या के केंद्र बन गए। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता, ऑटोनॉमी मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। इसी समय मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगरों या देशों में रह रहे हों, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगीं। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी व रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, क्योंकि वे अब सौर मंडल को समझने लगे थे। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। इस विचार के पीछे यह मान्यता रही थी कि यूरोप विश्व का केंद्र है। ठीक है। 14वीं शताब्दी के यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री दस्तावेजों, मुद्रित पुस्तकों, चित्रों, मूर्तियों, भवनों तथा वस्त्रों से प्राप्त होती है, जो यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागारों, कला चित्रशालाओं और संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हुई है। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसां रेनेसां शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म। रेनेसां का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म। हिंदी में पुनर्जागरण भी कह सकते हैं। शब्द का प्रयोग किया जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट 1848 से 97 ने इस बात पर बहुत अधिक बल दिया। वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन रॉके के विद्यार्थी थे। रॉके ने उन्हें यह बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य है कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करे। पर बर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से संतुष्ट थे।
संतुष्ट नहीं थे। उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना राजनीति से। 1860 ईस्वी में बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उन्होंने अपने नाटकों का अध्ययन साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला की ओर आकर्षित किया और यह बताया पाठकों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला की ओर आकर्षित किया और यह बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली में के नगरों में किस प्रकार एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। उन्होंने यह लिखा कि यह संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने धर्म या अपने बारे में खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्च का नियंत्रण था। मध्यकालीन मानव पर चर्च धार्मिक संस्था का नियंत्रण था, जबकि आधुनिक मानव कुछ मामले में स्वतंत्र था, क्योंकि उसे अपनी दक्षता को बढ़ाने का निर्णय लेने का खुद ही अधिकार था। इसमें वह समर्थ था। इटली के नगरों का पुनरुत्थान। पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनैतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम का पोप, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लातीनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता ज्वाइंट सिविलाइजेशन का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमजोर देश था और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया, तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। अब वे अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग के रूप में ही नहीं देखते थे, बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे। नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। इनमें सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। कार्डिनल गैस्पारो कोंतारिनी। कार्डिनल गैस्पारो कोंतारिनी अपने ग्रंथ दी कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस
जो 1534 में प्रकाशित हुई, में अपने नगर राज्य की लोकतांत्रिक सरकार के बारे में लिखते हैं। हमारे वेनिस के संयुक्त मंडल की संस्था के बारे में जानने पर आपको ज्ञात होगा कि नगर का संपूर्ण प्राधिकार एक ऐसी परिषद के हाथों में है जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले संभ्रांत वर्ग के सभी पुरुषों को सदस्यता मिल जाती है। सबसे पहले मैं यह बताऊंगा कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम क्यों बनाया कि सामान्य जनता को नागरिक वर्ग में, जिनके हाथ में संयुक्त मंडल के शासन की बागडोर है, शामिल क्यों नहीं किया जाए। क्योंकि उन नगरों में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां और जन उपद्रव होते रहते हैं, जहां की सरकार पर जन सामान्य का प्रभाव रहता है। कुछ लोगों के विचार इससे अलग थे। उनका कहना था कि यदि संयुक्त मंडल का शासन संचालन अधिक कुशलता से करना है तो योग्यता और संपन्नता को आधार बनाना चाहिए। दूसरी ओर सच्चरित्र नागरिक, जिनका कैरेक्टर सही है, जिनका लालन पालन उदार वातावरण में होता है, वे प्रायः निर्धन हो जाते हैं। इसीलिए हमारे बुद्धिमान और विवेकवान पूर्वजों ने यह विचार रखा कि सार्वजनिक नियम को बदलकर धन संपन्नता को आधार न बनाकर कुलीन वंशीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए, तथापि इस शर्त के साथ कि केवल उच्च अभिजात वंशीय लोग ही सत्ता में न रहें। गरीब लोगों को छोड़कर सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व सत्ता में होना चाहिए, चाहे वे अभिजात वंशीय हों या वे लोग हों जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण उदात्त हों। इन सभी को सरकार चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। 14 अब ये प्रमुख तिथियां हैं। जैसे 1300 में इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा। ये मानवतावाद एक चैप्टर के रूप में आया। 1300 ईस्वी में इटली के पादुआ नामक विश्वविद्यालय में इसको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया गया। 1341 में पेट्रोर्क को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1349 में। 1390 में जेफरी चौसर की कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन हुआ। 1436 में ब्रुनेलेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का परिरूप तैयार किया। 1400 ड्यूमा क्या था तो वही पार्लियामेंट। 1453 में कुस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन शासक को ओटोमन तुर्कों ने पराजित किया। 1454 गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप से बाइबिल का प्रकाशन किया। पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की 1484 में। 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचे। 1495 में लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर अंतिम भोज चित्र बनाया। 1512 में माइकल एंजिलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाए। विश्वविद्यालय और मानवतावाद। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। 11वीं शताब्दी से पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र रहे। इसका कारण था यह कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधी थे। इसलिए वकीलों और नोटरी अर्थात सॉलिसिटर और अभिलेखपाल दोनों के कार्य करते थे की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते थे। वकीलों और नोटरी की आवश्यकता पड़ने लगी। उनकी व्याख्या करते और समझौते तैयार करते थे।
इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया। लेकिन कानून के अध्ययन में यह बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। फ्रांचेस्का पेट्रोर्क इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेट्रोर्क के लिए पुराकाल एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता है। अतः उसने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। हम इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते। इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद नाम दिया। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। लातिनी शब्द ह्यूमैनिटास, जिससे ह्यूमैनिटीज शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील तथा निबंधकार सिसरो ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृति के अर्थ में लिया था। ये विषय धार्मिक नहीं थे, वरन उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया। इसमें एक नया स्थापित विश्वविद्यालय फ्लोरेंस भी था, जो पेट्रोर्क का स्थायी नगर निवास था। इस नगर ने 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी, पर 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह बदल गया। किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उसकी संपन्नता से बनती है। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का बड़ा हाथ था। इनमें से एक व्यक्ति थे दांते अलगहिरी, जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे, पर उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई। दूसरे व्यक्ति थे कलाकार जोटो, जीते जागते रूपचित्र बनाए। उनके बनाए रूपचित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा। कलात्मक कृतियों के सृजन का केंद्र बन गया। रेनेसां व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्रायः उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हों और अनेक हुनर में उसे महारत प्राप्त हो। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जो अनेक रुचियां रखते थे और कई कलाओं में कुशल थे। उदाहरण के लिए, एक ही व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्रज्ञ और कलाकार हो सकता था। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी समझते थे कि वह अंधकार की कई शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। इसके पीछे यह मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हुआ। मानवतावादियों की भांति बाद के विद्वानों ने बिना कोई प्रश्न उठाए यह मान लिया कि यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हुआ। मध्यकाल जैसी संज्ञाओं का प्रयोग रोम साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समयावधि के लिए
किया गया। उनके यह तर्क थे कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोम वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले काल के लिए किया। तो 5 से 14 शताब्दी मध्य युग माना, 5 से 9 शताब्दी अंधकार युग था, उसमें 9 से 11 शताब्दी आरंभिक मध्य युग, 11 से 14वीं शताब्दी तक उत्तर मध्य युग और 15वीं शताब्दी से आगे आधुनिक युग माना जाता है। हाल में अनेक इतिहासकारों ने इस काल विभाजन पर सवाल उठाया है। इस काल के यूरोप के बारे में जैसे जैसे खोजें और शोध बढ़ते गए, वैसे वैसे विद्वानों ने शताब्दियों की सांस्कृतिक समृद्धि तथा असमृद्धि को आधार मानकर तीक्ष्ण विभाजन करने में अपनी दुविधा जताई। किसी भी काल को अंधकार युग की संज्ञा देना उन्हें अनुचित लगा। विज्ञान और दर्शन अरबियों का योगदान। विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबियों का योगदान इस टॉपिक का नाम है। तो पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू किया। इसके लिए वे अपने विद्वानों के ऋणी नहीं, बल्कि वे अरब के अनुवादकों के ऋणी थे, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानी पूर्वक किया था। अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून और एरिस्टोटिल, अरस्तु जिसको कहा जाता है, नाम से जाने जाते थे। जबकि एक ओर यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे, दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। टॉलेमी के अलमजेस्ट खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ, जो 140 ईस्वी के पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी में अनुवाद भी हुआ, में अरबी भाषा के विशेष उपपद अल का उल्लेख है, जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। मुसलमान लेखकों, जिन्हें इतालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, में अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना, लातिनी में एविसिना 980 से 1037 ईस्वी और आयुर्विज्ञान विश्व के कोश के लेखक अल राजी रेजेस सम्मिलित थे। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द ने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया। मानवतावादी अपनी बात लोगों तक तरह तरह से पहुंचाने लगे। यद्यपि विश्वविद्यालयों में पाठ्यचर्या पर कानून, आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र का दबदबा रहा, फिर भी मानवतावादी विषय धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। यह सिर्फ इटली में ही नहीं, बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ। कलाकार और यथार्थवाद, आर्टिस्ट एंड रियलिज्म, उस काल के लोगों के विचार को आकार देने का साधन
मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी। कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में अपनी प्रमुख प्रभावी भूमिका निभाई। कला प्रकृति में रची बसी होती है। जो इसके सार को पकड़ सकता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी कला को गणित द्वारा दिखा सकते हैं। जिंदगी की अपनी आकृति से आपकी कृति जितनी बड़ी होगी उतना ही सुंदर आपका चित्र होगा। कोई भी आदमी केवल अपनी कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति नहीं बना सकता जब तक उसने अपने मन को जीवन की प्रति छवि से न भर लिया हो। यह अल्बर्ट ड्यूरर के विचार थे एक कला और संस्कृति के विषय में। ड्यूरर द्वारा बनाया गया यह रेखा चित्र प्रार्थनारत हस्त, प्रार्थना करते हुए हाथ 16वीं शताब्दी की इतालवी संस्कृति का आभास कराता है, जब यहाँ के लोग गहन रूप से धार्मिक थे परंतु उन्हें मनुष्य की योग्यता पर भरोसा था और वह निकट पूर्णता को प्राप्त कर सकता है और दुनिया तथा ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकता है। पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से नए कलाकारों को प्रेरणा मिली। रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की गई जितनी कि अतीत के प्राचीन ग्रंथों की। रोम साम्राज्य के पतन के 1000 साल बाद भी प्राचीन रोम और उसके उजरे नगरों के खंडहरों में कलात्मक वस्तुएं मिली। अनेक शताब्दियों पहले बनी आदमी और औरतों की संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर ने उस परंपरा को कायम रखने के लिए इतालवी वास्तुविदों को प्रोत्साहित किया। 1416 में दोनातल्लो ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम की। कलाकारों द्वारा हूबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्यों से सहायता मिली। नर कंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में गए। बेल्जियम मूल के ऑन्ड्रियास वेसेलियस पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर फाड़ की। इसी समय से आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का प्रारंभ हुआ। यह स्वनिर्मित रूपचित्र लियोनार्डो दा विंची का है, जिनकी आश्चर्यजनक अभिरुचि वनस्पति विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। उन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर चित्रों की रचना की। उनका यह स्वप्न था कि वे आकाश में उड़ सकें। वे वर्षों तक आकाश में पक्षियों के उड़ने का परीक्षण करते रहे और उन्होंने एक उड़न मशीन, फ्लाइंग मशीन का प्रतिरूप बनाया। उन्होंने अपने नाम लियोनार्डो दा विंची परीक्षण का अनुयायी रखा। तो लियोनार्डो दा विंची का मतलब होता है परीक्षण का अनुयायी। ये उनका नाम था। ये महान लोग थे। चित्रकारों के लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियां नहीं थीं, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। उन्हें अब यह मालूम हो गया कि रेखागणित, जियोमेट्री के ज्ञान से चित्रकार अपने परिदृश्य, पर्सपेक्टिव को ठीक तरह से समझ सकता है तथा प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करने से उनके चित्रों में त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल रूप दिया जा सकता है। लेप चित्र पेंटिंग के लिए तेल के एक माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्रों को पूर्व की तुलना में अधिक रंगीन और चटख बनाया। उनके अनेक चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों के डिजाइन
और रंग संयोजन से चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है जो उन्हें मंगोलों से मिली थी। इस तरह शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद, रियलिज्म कहा गया। यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। वास्तुकला 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा। 1417 से पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए, क्योंकि 1378 से दो प्रतिस्पर्धी पोप के निर्वाचन से जन्मी दुर्बलता का अंत हो गया था। उन्होंने रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। पुरातत्वविदों द्वारा नए रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया गया। इसने वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया, जो वास्तव में रोम साम्राज्यकालीन शैली का पुनरुद्धार थी, जिसे अब शास्त्रीय शैली कहा गया। पोप धनी व्यापारियों और अभिजात वर्ग के लोगों ने उन वास्तुविदों को अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्रों, मूर्तियों और उभरे चित्रों से भी सुसज्जित किया। इस काल में कुछ ऐसे भी लोग हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार भी सभी कुछ थे। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माइकल एंजेलो बुआनारोत्ती है, जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र दी पाइटा नामक प्रतिमा बनाने वाले कौन थे? तो वो थे माइकल एंजेलो। और सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिजाइन बनाया, और इनकी वजह से माइकल एंजेलो अमर हो गए। ये सारी कलाकृतियां रोम में ही हैं। वास्तुकला फिलिप्पे ब्रूनेलेसी, जिन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का परिरूप तैयार किया था, ने अपना पेशा एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया। इस काल में एक और अनोखा बदलाव आया। अब कलाकार की पहचान उसके नाम से होने लगी, न कि पहले की तरह उसके संघ या श्रेणी के नाम से। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा बदलती हुई संस्कृतियों के विषय में। इसके बाद मेरे दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे